नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। शाम के 7 बज रहे हैं। 7 बजे के इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आज दिन भर की बड़ी और अहम खबरें, जिसमें संभल में बुलडोजर के एक्शन की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, तो नशे में धुत खाकी का शराबी चेहरा भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल खबरों में हम बात करेंगे मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की, तो आजम अखिलेश की नई तकरार पर भी विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। तो बढ़ते हैं बुलेटिन की पहली खबर की तरफ। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। बुलंदशहर में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से बच्चे की मौत हो गई थी। सीएम योगी ने इन हादसों का संज्ञान लिया है। इन हादसों पर दुख व्यक्त करते हुए हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है और मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में बुजुर्ग की मौत हो गई थी, तो रायबरेली में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। संभल में अतिक्रमण पर एक बार फिर से बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी। शहर की सड़कों पर कब्जा कर बनाए गए निर्माणों और अतिक्रमण को प्रशासन ने आज ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की मदद से इस अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान एसडीएम सदर के साथ भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद थी। आपको बता दें कि संभल के इस इलाके में अतिक्रमण के चलते सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया। एक और बड़ी खबर संभल से है। संभल में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। एसडीएम की मौजूदगी में यहां पर अभियान चलाया गया। तहसील हुसैनी रोड के दीपा सराय में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। और अब खबर है जालौन से, जहां पर चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र को अपना निशाना बनाया। चोरों ने ताला तोड़कर ग्राहक सेवा केंद्र से लाखों रुपए कैश उड़ा लिए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक ग्राहक सेवा केंद्र से कुल 4 लाख रुपए कैश चोरी किए गए हैं। फिलहाल कालपी थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। हरदोई में एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। कछौना इलाके में 1 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में बड़ी कामयाबी मिली है। स्मैक को दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी यूपी में सप्लाई किया जाना था। बिजनौर से हादसे की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। यहां एक अनियंत्रित रोडवेज बस पेट्रोल पंप में जा घुसी। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बस अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप में जा घुसती है और पंप पर खड़े वाहनों से टकरा जाती है। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हो गया था। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हफ्ते भर के भीतर जवाब मांगा है। सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। 5 अगस्त को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर शिक्षक भर्ती से संबंधित ये बड़ी खबर आई है। सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हफ्ते भर के भीतर जवाब मांगा है। सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन को लेकर याचिका दाखिल हुई थी और अब पूरे मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। और एक बड़ी खबर पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग में हो सकते हैं बड़े तबादले, बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार ठोस कार्रवाई करेगी। पीडब्ल्यूडी में तबादला मामले की निष्पक्ष जांच होगी। जहां गड़बड़ी मिलेगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी। जितिन प्रसाद ने सरकार से नाराजगी की बात से इनकार किया है।
उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के तबादलों में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की है। वहीं लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद दिल्ली आए हुए हैं। मैं उनके आवास पर हूं। आप देख सकते हैं यहां पर लोगों का आना जाना है, लेकिन वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। एक न्यूज एजेंसी से उन्होंने बात की है। इसमें उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति को पूर्णतः पालन किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभाग में बड़े बदलाव के भी संकेत दिए हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं है। ये आप सभी को और अब बात करते हैं आजम खान और अखिलेश यादव के तकरार की। आजम खान ने इशारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आजम खान ने कहा है कि मैंने कभी अखिलेश को धूप में खड़े नहीं देखा है। बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश पर एसी में बैठकर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा चुके हैं। लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की ज़रूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। आजम के बयान को लेकर ओपी राजभर से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की। इस दौरान राजभर ने कहा कि आजम खान ने बयान देकर मेरी बात को सही साबित कर दिया। राजभर ने इसके साथ क्या कहा वो भी देखिए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ में हैं। सर, आजम खान ने भी आपके सुर में सुर मिलाया है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को धूप में नहीं देखा। देखिए, हम धरातल पे काम करते हैं और धरातल की जो खबरें आती हैं, समाजवादी पार्टी के लाखों नेता हमसे यही बात कहे कि जिस तरह आप काम करते हैं हमारे नेता को आप भी कहिए, और कोई बोल नहीं सकता है वहां। तो मैं उनसे अंदर भी बहुत समझाया। जब वो नहीं माने तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, देश में आजादी के बाद पहली घटना थी कि बाहर आकर के जनता के सामने उन्होंने अपनी पीड़ा को कहा। तो उसी तरह जब अंदर हम समझाते समझाते थक गए, नहीं माने, तो फिर मैं आप लोगों के सामने आकर के एसी का बयान दिया तो बड़ा नागवार लगा। लेकिन आज तो मुझे खुशी है कि जो बात मैंने कहा था, आज स्थिति आजम खान जी ने वही बात कहा जो ओम प्रकाश राजभर ने कही है। वहीं आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने लिखा है कि सवाल ओपी राजभर को लेकर ये था। कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी कमरे से नहीं निकलते। आजम खान ने कहा कि हमने उन्हें ओपी राजभर को कभी धूप में खड़ा हुआ नहीं देखा। झूठ ना बोले, सच बोलें तो बेहतर होगा। और एक बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। झांसी मंडल के प्रभारी नंद गोपाल नंदी ने घायल को सहारा दिया है। सड़क के किनारे घायल पड़े व्यक्ति को देखकर प्रभारी मंत्री रुक गए। घायल को खुद की मौजूदगी में इलाज के लिए एस्कॉर्ट गाड़ी से मेडिकल कॉलेज भिजवाया। घायल के बेहतर इलाज के लिए प्रभारी मंत्री ने डीएम को फोन भी किया।
लंबे इंतजार के बाद दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में बारिश हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में बारिश से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई तो उत्तराखंड के चमोली में पुष्पावती नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से पर्यटक फंस गए। वहीं लखनऊ में मौसम के बदले मिजाज से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, चमोली और लखनऊ से तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम लग गया, लोगों को गाड़ियां चलाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, चमोली में कई पर्यटक बरसाती नाले में पानी के उफान के चलते फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उनको निकाला गया और जलभराव से लखनऊ में भी मुसीबत देखने को मिली, लेकिन अच्छी बात यह रही कि लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद न्यूज़ 18 ने नोएडा के कई इलाकों में जाकर जल जमाव का जायजा लिया। सबसे पहले हमारी टीम ने सेक्टर 57 की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। नोएडा में हल्की बारिश होने पर जल भराव हो गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम सेक्टर 57 में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं और यहाँ आप देखिए कि क्या आलम है कि सारा जो पानी है वो भर गया है और नोएडा में इंतज़ाम जितने भी बताए जा रहे थे वो सारे दावे फेल हुए हैं, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार इसकी संभावना जताई जा रही है और आज सिर्फ आधे घंटे बारिश हुई है तो ये हाल है। आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो आगे तक भर गया है और इससे लोगों को भी कई दिक्कतें होंगी। इसके लिए कोई तैयारियां नहीं की गई हैं। और सेक्टर 57 के बाद हमारी टीम सेक्टर 62 पहुंची। वहां पर भी जलभराव की स्थिति मिली। घुटने भर पानी से होकर लोग आते जाते हुए दिखाई दिए। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जरा सी बारिश से देखिए क्या हाल हो गया है। जगह जगह पानी भर गया है। इस वक्त हम सेक्टर 62 में और यहाँ पर आप हाल देख सकते हैं कि लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। कैसे पानी भर गया है तो कहीं ना कहीं आधे घंटे की बारिश ने ये साफ कर दिया है कि जो दावे किए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो ड्रेन्स हैं उनको साफ नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी भर गया है। तो प्राधिकरण के जो दावे हैं वो खुल रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ आधे घंटे बारिश होती है और उसके बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए पानी की वजह से ट्रैफिक भी लगने लगा है और जगह जगह पानी भर गया है। तो जो दावे प्राधिकरण की तरफ से किए जा रहे हैं, अथॉरिटी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरी सफाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जल भराव हो गया है। यहाँ आप देखिए नोएडा 62 है और यहाँ भी पूरी तरीके से पानी भर गया है। प्राधिकरण ने दावे किए थे कि मानसून को लेकर वो तैयारी करेंगे, 10 जुलाई तक सफाई होनी थी, लेकिन यहाँ देखने से ही लग रहा है, देखिए कूड़ा तक नहीं उठा है और ये सारा जो पानी है ये भरा हुआ है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और चलिए अब आपको 8 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हल्की बारिश की वजह से मुसीबत बढ़ गई। दिल्ली, लखनऊ, इटावा, जालौन, कानपुर, बिजनौर और नोएडा की तस्वीरें हैं। अगर कई घंटों की बारिश होती तो इन शहरों का क्या हाल होता, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो 8 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। कैसे हल्की सी बारिश में ही लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। अब आप कल्पना करिए कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती तो मुश्किल कितनी बड़ी हो जाती। नगर निगम के तमाम दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। दिनेश खटीक के सीएम से मिल सकने की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। दिनेश खटीक जिनके इस्तीफे का एक पत्र वायरल हो रहा था, जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए लिखा था, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिनेश खटीक सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं। कल से एक पत्र वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने अमित शाह को संबोधित करते हुए लिखा है। उसमें उन्होंने अधिकारियों की शिकायत के तौर पर लिखा है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है मेरे विभाग में। और इन सब के बीच अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी इस मुलाकात को लेकर? देखिए, बड़ी खबर यही आ रही कि दिनेश खटीक जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा और जिनका लेटर बम है वो सोशल मीडिया में वायरल भी हो गया। उसके बाद से दिनेश खटीक मेरठ से अपने आवास से
निकले थे, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद दिनेश खटिक जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और जो पूरा का पूरा प्रकरण रहा है दिन भर का आज का, चाहे इनकी नाराजगी को लेकर के हो, चाहे उनके लेटर को लेकर के हो, इन सबको लेकर स्थिति जो है वो साफ हो सकती है मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद और जो उनकी शिकायतें हैं उससे भी वो अवगत करवाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो अभी कुछ ही देर के बाद उनकी मुलाकात की संभावना, हालांकि कितना वक्त लगेगा इस मुलाकात में या कितनी देर की ये मुलाकात होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर अपडेट आ रही है कि आज ही मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात तय है। क्या सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल पा रही है अनामिका की कब तक की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि दोपहर तक तो ये खबर थी कि वो मेरठ में है अपने आवास पर। बिल्कुल, देखिए दोपहर में अपने मेरठ से अपने आवास से वो निकल गए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था उनकी ओर से कि वो जा रहे हैं गाजियाबाद अपनी बहन के पास। हालांकि तब से उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी, जो उनका मोबाइल नंबर है वो भी बंद है लगातार, और जो उनके करीबी हैं उनके करीबियों को भी बात की जानकारी नहीं है कि उनकी लोकेशन क्या है। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक कुछ देर में वो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं और जो स्थिति रही अब तक की, चाहे नाराजगी की बात की जाए और चाहे बाकी चीजों की, उसको लेकर के वो अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और मुख्यमंत्री के सामने अपना पक्ष रखेंगे। क्या मुलाकात का ग्राउंड ये भी माना जा सकता है क्या अनामिका, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर में बात कही कि मंत्रियों को अपने राज्य मंत्रियों की बात भी सुननी होगी, उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा और साथ ही साथ आंख मूंद कर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत न करें, क्या उसके बाद उसका एक ग्राउंड तैयार हुआ इस मुलाकात का? देखिए इन सब चीजों से इतर अगर बात की जाए ट्रांसफर्स की या ब्रिजेश पाठक के विभाग की या बाकी लोगों के विभाग की, तो वो एक अलग मसला। लेकिन दिनेश खटिक ने जो मुद्दा उठाया पत्र के जरिए ये अलग ही है, ये शिकायत भी इनकी अलग है और इनको लेकर के जिस तरीके का बयान सामने आया लेटर के जरिए वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। दिनेश खटिक का ये कहना है कि उनकी अनदेखी की गई, उनको इग्नोर किया गया। उनका ये भी कहना है कि करप्शन किया गया और उनके विभाग में स्थानांतरण को लेके उनका ये भी कहना है कि उनकी अनदेखी करते हैं अधिकारी, उनका फोन नहीं सुनते हैं, इस वजह से वो त्यागपत्र देने की बात उन्होंने लेटर में कही है। तो ये इससे इतर इनका मामला खुद की इग्नोरेंस का है और दलितों की इग्नोरेंस का है। ठीक है अनामिका, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, मुलाकात होती है तो हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। नोएडा अथॉरिटी के प्रबंधक पर एक्शन लिया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। प्रबंधक गौरव बंसल निलंबित कर दिए गए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कार्रवाई की है, विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। भूखंड आवंटन में गड़बड़ी के आरोप को लेकर यह कार्रवाई की गई है। करीबियों को फायदा पहुंचाने का उन पर आरोप था, जिसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के प्रबंधक पर एक्शन लिया गया है और हमारे सहयोगी संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मंत्री नंदगोपाल नंदी ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रबंधक गौरव बंसल को निलंबित किया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और इसके अलावा जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है कमेटी बना के। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में तैनाती के दौरान अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने स्तर से पुराने भूखंडों का आवंटन निरस्त किया था और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोप में ये पूरी कार्रवाई हुई है। इस अनियमितता के मामले में 2 अफसरों पर पहले कार्रवाई हो चुकी है। आज गौरव बंसल के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जांच कमेटी भी गठित कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर सोनभद्र से, समूह बैंक में लूटपाट हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की है। बदमाशों ने 4,800 रुपए लूट लिए हैं। सीसीटीवी में कैद हुई है लूट की तस्वीर। लूट के बाद हवाई फायरिंग करते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। सोनभद्र से बड़ी खबर, समूह बैंक में लूटपाट हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने 4,800 रुपए लूट लिए हैं। सीसीटीवी में लूट की तस्वीर कैद हो गई है। लूट के बाद हवाई फायरिंग करते हुए बदमाश कैसे वहां से फरार हुए हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो सोनभद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समूह बैंक में 4,800 रुपए की लूटपाट हुई है। एक बार ध्यान से तस्वीरों को देखिए। ये लुटेरे यहां पर आते हैं, लूटपाट करते हैं और फिर आराम से बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस दौरान हवाई फायरिंग भी इनकी तरफ से की जाती है। हालांकि लूटपाट की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इसी के आधार पर पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश करेगी।
नोएडा की 33 मंजिला गगनचुंबी इमारत सुपरटेक का ट्विन टावर, जिसकी जमींदोज होने की तारीख और समय तय हो चुकी है। 21 अगस्त दोपहर 2:30 बजे 10 सेकंड के भीतर 33 मंजिल की इस ऊंची इमारत में 4000 किलो बारूद का ब्लास्ट करवाया जाएगा, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा। तैंतीस मंजिल की इमारत 9 सेकंड में मिट जाएगा नामो निशान। ट्विन टावर गिराने की तारीख और समय तय। इक्कीस अगस्त दोपहर 2:30 बजे जमींदोज होगा ट्विन टावर। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 93A में बने 33 मंजिल ऊंचे सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की 99% तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद हैं और यहाँ पर जो ट्विन टावर है उसको 21 अगस्त को ढा दिया जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए इसकी जो पूरी तैयारी है वो हो गई है, 99% तैयारी कर ली गई है। और आप देखिए किस तरीके से जो है इस पर चादर बिछी हुई है। 60% जो है विस्फोटक यहाँ लाया गया है। 3500 विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा इसको ढाने में। 10 सेकेंड के अंदर इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए ये जो चादर आप देख रहे हैं इसकी भी ऊंचाई जो है, इसका भी नाप जो है वो 30 जुलाई तक होगा। करीब 4000 किलो बारूद से ब्लास्ट होगा, जिसके लिए बिल्डिंग में 7000 होल्स बनाए गए हैं, जिसमें बारूद भरा जाएगा। 2 अगस्त से इन होल्स में बारूद लगाने का काम शुरू होगा। 18 दिन तक इस बिल्डिंग में बने होल्स में बारूद लगाए जाएंगे। इसके बाद 21 अगस्त को एक साथ सभी फ्लोर में ब्लास्ट होगा, जिसके बाद 9 सेकेंड में बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में होने वाला अब तक का ये सबसे बड़ा विस्फोट होगा। आसपास की सोसाइटी और बड़े बड़े टावर पर इसका मलबा ना पड़े, लोगों को नुकसान ना हो, इसके लिए पूरी बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक पर्दे से ढका गया है। इतना ही नहीं, ब्लास्ट के दिन आसपास के घरों को खाली करवाया जाएगा और प्लास्टिक शीट से पूरा एरिया कवर होगा। आसपास आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे पेड़ हैं, घर हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। जो भी 50 मीटर के अंदर जो बिल्डिंग्स आते हैं, क्योंकि इन सब में लोग रह रहे हैं, देखिए तमाम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एक ऑडिट होगा और इस ऑडिट में इन सारी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है ये देखा जाएगा और लोगों को हटाया जाएगा। यहाँ कैमरे की निगरानी होगी। ये जो रोड्स आप देख रहे हैं इनको भी खाली किया जाएगा। तो 30 मिनट तक यहाँ पर ट्रैफिक को रोका जाएगा। 6 अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे और उसके बाद ये सारा तमाम काम होगा। ट्विन टावर को गिराने के लिए शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी विस्फोटकों को एक तार से जोड़कर पिलर में लगाया जाएगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।